तो आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज से और ये है चैप्टर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। तो इसके एक्सरसाइज क्वेश्चन को अब हम सॉल्व करेंगे और उसके बाद जब ये क्वेश्चंस ख़त्म हो जाएंगे तो नेक्स्ट चैप्टर गॉस लॉ की तरफ चलेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है और अभी तक अगर आपने वीडियोस नहीं देखे हैं जो कि मैंने इस पूरे चैप्टर के डाले हुए हैं तो आप SC वर्मा प्लेलिस्ट पे जा कर के आप देख सकते हैं, उसमें पूरा वीडियो डला हुआ है चैप्टर का। इसके अलावा आप अगर यूज़फुल लगे तो उसको शेयर भी करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अगर कोई भी आपकी क्वेरी है या क्वेश्चन में डाउट है या किसी भी चीज़ से रिलेटेड डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 पे। तो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है फाइंड द डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट। बहुत इजी है, अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आप बड़े आसानी से इसका डायमेंशन फाइंड आउट कर सकते हैं। एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन होगा Q1 Q2 अपॉन में FR स्क्वायर से निकलेगा। चार्ज को हम लिख सकते हैं करंट इनटू में टाइम, और क्योंकि 2 बार चार्ज यूज़ हो रहा है तो आप उसका स्क्वायर कर सकते हैं, फोर्स और ये R। तो ये हो गया एम्पेयर का स्क्वायर इनटू टाइम का स्क्वायर डिवाइडेड बाय फोर्स MLT माइनस 2 एंड दिस इज लेंथ का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा आपका M-1 L माइनस 3 एंड T4 A स्क्वायर। दिस इज द कंप्लीट वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट। ये आपने सॉल्व कर लिया। अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है? तो सेकंड क्वेश्चन में है कि a charge of 1 coulomb is placed at the top of your college building and another charge equal value का at top your house. Separation 2 किलोमीटर है। Find the force exerted by the charge on each other. How many times of your weight in this is this force? तो सबसे पहले तो फोर्स कितना लगेगा ये आप निकाल सकते हैं। फॉर्मूला है K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। K का वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9 यूज़ करेंगे। चार्ज का वैल्यू 1 कूलम है तो उसका स्क्वायर हो जाएगा, दोनों में ही 1 कूलम है क्योंकि। एंड डिस्टेंस 2 किलोमीटर है, 10 की पावर 3, 2 इंटू 10 की पावर 3 और उसका स्क्वायर तो अराउंड 9/4 इंटू 10 की पावर ये हो जाएगा 6 और ये 3, तो 9/4 किलो न्यूटन जो है लगेगा। अब आपका वेट कितना है उस हिसाब से आप निकाल सकते हैं कि आपके वेट का कितना रेशो इसमें आएगा। देखिए जैसे मान लीजिए आपका वेट फॉर एग्जांपल 40 kg है, ठीक है, आपका मास तो 40 kg है तो 40 इंटू में 10 कर दीजिएगा या 9.8 कर दीजिएगा, ठीक है। अगर किसी का है मान लीजिए 60 या 65 या 70 तो 70 इंटू 9.8 कर दीजिएगा। तो यहाँ से आपका वेट आ जाएगा न्यूटन में, और यहाँ पर आप ऑलरेडी न्यूटन में जो है वैल्यू निकाल चुके हैं, ठीक है। तो जो वैल्यू आएगी उस वैल्यू को डिवाइड कर देंगे, रेशो आ जाएगा, ठीक है, जो फोर्स आपने निकाला है और वेट W, तो यहाँ पर आपकी वैल्यू आ जाएगी। ये वेट जिसका भी जो भी है उसके हिसाब से आप निकाल लीजिएगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पर 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लिए, एक ये क्वेश्चन हो गया, एक ये क्वेश्चन हो गया। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है? कह रहा है एट व्हाट सेपरेशन शुड द 2 चार्जेस 1 कूलम बी प्लेस्ड सो दैट द फोर्स बिटवीन देम इज इक्वल टू 50 kg। देखिए अगर किसी का मास आपको 50 kg दे रखा है तो आप वहाँ से वेट फोर्स निकाल सकते हैं, कितना होगा, है ना। इसी को मैं फोर्स भी लिख सकता हूँ। तो मुझे फोर्स का वैल्यू मिल गया। अब मैं बड़े आसानी से बता सकता हूँ चार्जेस, ये फोर्स, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना लगेगा, इतना लगेगा, है ना, K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। तो उसने कहा व्हाट शुड बी द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस, और दोनों इक्वल चार्जेस हैं, दोनों इक्वल चार्जेस हैं, तो आप ये कह सकते हो कि K Q स्क्वायर बाय
आर स्क्वायर, तो क्यू स्क्वायर इज नथिंग बट एफ आर स्क्वायर बाय के अंडर रूट। एफ का वैल्यू कितना है, तो एफ यहाँ से आ गया 50 इंटू 9.8। सेपरेशन क्वेश्चन नंबर थर्ड में सेपरेशन कितनी दे रखी है, थर्ड करे फोर्थ, थर्ड, तो फाइंड द सेपरेशन, हमें सेपरेशन फाइंड आउट करनी थी। ठीक है, हमें सेपरेशन फाइंड आउट करनी थी, तो यहाँ पर हम इसको हटाएंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड कर रहे हैं अभी हम, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमें सेपरेशन फाइंड आउट करनी है, तो ये हो जाएगा। खैर वापस से वही अंडर रूट, बस इस बार वैल्यूज़ ऊपर अलग पुट की जाएंगी। चार्जेस कितने हैं, तो 1 कूलम का चार्ज है इस बार भी। फोर्स कितना लग रहा है, तो वेट फोर्स के बराबर होना चाहिए, मतलब कि 50 इंटू 9.8। ये आप सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। आंसर मीटर में आएगा, जिसमें भी आपका आंसर रिक्वायर्ड हो आप उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, मीटर में ये आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कैलकुलेशन पार्ट आपको खुद करना होता है, वो आप खुद करेंगे, क्योंकि अगर मैं कैलकुलेशन भी कराऊंगा, सब कुछ कराऊंगा, तो बहुत टाइम लग जाएगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में। हमें जल्दी से जल्दी क्वेश्चन कवर करने हैं, हमें क्वेश्चन का कंसेप्ट सीखना है, कैलकुलेशन तो आपका पार्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। अगर क्वेश्चन नंबर 4 में देखें तो क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर अगर मैं बात करूं तो ये है, 2 इक्वल चार्जेस आर प्लेस्ड एट द सेपरेशन ऑफ 1 मीटर, व्हाट शुड बी द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस। तो सेम क्वेश्चन है, ठीक है, कोई डिफरेंट नहीं है, यहाँ तक सेम प्रोसीजर है। इसके बाद आपको इस बार डिस्टेंस दे रखा है कि अगर 1 मीटर पे रखे हों तो कितना होगा। तो इस बार आपको क्या करना है, अंडर रूट एफ आर स्क्वायर अपॉन में के, तो एफ का वैल्यू हमें पता है 50 इंटू 9.8 इंटू 1 मीटर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9 इंटू 10 की पावर 9। तो इसको आप सॉल्व करेंगे, आपका चार्ज का वैल्यू आ जाएगा कूलम्स में। चलिए नेक्स्ट 5th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 5th क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5th क्वेश्चन में हमारे कह रहा है कि भाई फाइंड द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन 2 प्रोटॉन्स सेपरेटेड बाय 1 फर्मी, द प्रोटॉन इन न्यूक्लियस रिमेन्स एट द सेपरेशन ऑफ दिस ऑर्डर। तो एक फर्मी कितना होता है वो आपको पता होना चाहिए। एक फर्मी का मतलब है 10 की पावर -15 मीटर, जो गिवन भी कर रखा है उन्होंने पहले से ही। 2 प्रोटॉन है, तो एक प्रोटॉन पर चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। तो यहाँ से आप इलेक्ट्रिक फोर्स निकाल सकते हैं, दैट इज़ के क्यू इंटू क्यू, दोनों सेम चार्ज है, दोनों प्रोटॉन हैं, तो के ई स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर। के का वैल्यू है 9 इंटू 10 की पावर 9, चार्ज का वैल्यू है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर विच इज़ 10 की पावर -15 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आप न्यूटन में आंसर ऑब्टेन कर पाएंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहे हैं कि 2 चार्जेस हैं, ठीक है, अलग अलग दोनों चार्जेस है, दोनों की सेपरेशन दे रखी है। वेयर शुड बी द थर्ड चार्ज बी प्लेस सो दैट इट एक्सपीरियंस नो नेट फोर्स ड्यू टू दीज चार्जेस। तो हम सबसे पहले चार्जेस प्लेस कर लेते हैं। अगर मैं चार्जेस के मैग्नीट्यूड को देखूं तो ये है 2 इंटू 10 की पावर -6 और ये है 1 इंटू 10 की पावर -6। अगर मैं इसको वेरिएबल फॉर्म में लिखूं तो ऐसे लिख सकता हूँ, ये 2Q है, ये Q है, ठीक है, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज़ 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आप देखें कि ये जो हमें निकालना है इसमें कि कहाँ पे हम थर्ड चार्ज प्लेस करें, मतलब थर्ड चार्ज कहाँ प्लेस करो, यहाँ प्लेस करोगे कि एक सेकेंड, कि यहाँ प्लेस करोगे, ठीक है, ये इस जगह पे, तो आप कहाँ प्लेस करोगे। तो सिंपल सी चीज़ है कि अगर मैं इधर प्लेस करता हूँ तो ये भी रिपेल करेगा, ये भी रिपेल करेगा, दोनों चार्जेस, ये वाला भी और ये वाला भी इस चार्ज को रिपेल करेंगे, जिसके चलते नेट फोर्स इस डायरेक्शन में बनेगा। तो नेट इधर ज़ीरो कभी नहीं हो सकता, ना नेट इधर कभी ज़ीरो हो सकता है, क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, तो नेट हमेशा बीच में ही ज़ीरो होगा। एक सेकेंड दीजिए,
तो नेट जो होगा वो हमेशा मिड में 0 होगा, ठीक है। तो हम बात करते हैं कि भाई इधर से किसके पास, मतलब किसके नियर बाय होगा, तो आप कहीं किसी को भी ले सकते हो, ठीक है। यहाँ से एक्स डिस्टेंस को ले सकते हो चाहे तो, कि मेरा ये डिस्टेंस एक्स है, या इस तरफ से भी ले सकते हो। अगर आप इधर से एक्स लेते हो तो इधर से आपको 10 माइनस एक्स लेना पड़ेगा, ठीक है। तो अब इसको कैसे कैलकुलेट करें, तो सिंपल है, इधर नेट फोर्स 0 मतलब पहले वाले के चलते, मान लीजिए इसके चलते फोर्स लग रहा है कि क्यू, इसको मैं डायरेक्ट वैल्यू में कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा के 2Q इंटू हमारा वाला चार्ज जो हमने रखा है यहाँ प्लेस किया है Q डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, और यहाँ के Q इंटू हमारा वाला चार्ज 10 माइनस एक्स। अब आप में से कईयों को लग रहा होगा कि यार ये सेंटीमीटर में है, मीटर में करने की ज़रूरत है क्या हमें, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि इस समय जो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये दोनों इक्वल हैं आपस में, तो इसलिए 10 की पावर -2 भी अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इसको कैंसिल कर लेते हैं, और ये हो जाएगा 20 10 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, यहाँ एक्स स्क्वायर। तो अब आप बड़े आसानी से इसका आंसर बता पाएंगे, दैट इज़ 10 माइनस एक्स में एक्स √2 इसके आगे आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये सेंटीमीटर में आ जाएगा, क्लियर है। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 7, उसको देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि सपोज सेकंड चार्ज इन द प्रीवियस प्रॉब्लम इज माइनस, मतलब जो सेकंड वाला चार्ज है, ये 2Q था, ये -Q है, इस बार नेगेटिव है। अब बताइए किधर होगी पोजीशन, जहाँ लोकेट द पोजीशन वेयर द थर्ड चार्ज विल नॉट एक्सपीरियंस अ नेट फोर्स, वहाँ पे कोई फोर्स नहीं लगे, मतलब 0 फोर्स हो जाए। तो इस बार अगर हम देखें तो अगर मैं इधर रखता हूँ तो देखो ये वाला इसको रिपेल करेगा, 2Q वाला, 2Q वाले के चलते अगर मैं इसके चलते देखूँ कि F1 फोर्स लग रहा है, इसके चलते F2, तो F1 फोर्स रिपल्सिव होगा और F2 अट्रैक्टिव होगा। तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि यहाँ पर फोर्स 0 हो जाए। दूसरा ऑप्शन इधर भी अवेलेबल है कि इधर भी ये अट्रैक्टिव होगा और इधर से ये रिपल्सिव होगा, बट दिस ऑप्शन इज एलिमिनेट, ये एलिमिनेट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो एक तो चार्ज बड़ा, ऊपर से डिस्टेंस छोटा, तो रिपल्सिव फोर्स ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू अट्रैक्टिव फोर्स। दो चीज़ें एक साथ, कि एक तो चार्ज बड़ा हो रहा है, ठीक है, तो चार्ज फोर्स के वैल्यू में अगर हम देखें तो एक तो ये बढ़ रहा है, ऊपर से ये भी छोटा हो रहा है, तो ऑटोमेटिकली ये बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो इसलिए आप ये कह सकते हो कि वो ऑप्शन नहीं है, ठीक है। उसके बाद अगर मिड में रखोगे तो मिड में तो कभी भी नहीं करेगा। अगर आप मान लीजिए आपको लगता है कि भाई मिड पे रख देते हैं, तो मिड पे ये इसको अट्रैक्ट करेगा और ये इसको रिपेल करेगा, तो ये कभी मिड में नहीं पॉसिबल हो सकता। तो पॉजिटिव नेगेटिव के केस में हमेशा साइड में पॉसिबल होगा, मिड में नहीं पॉसिबल होगा। अब हम यहाँ से लेट कर लेते हैं कि हमने जो है यहाँ से x दूरी पे इसको रखा है और ये 10 है। तो फिर से ये फोर्स जो F1 है उसका वैल्यू निकाल देते हैं। F1 इज इक्वल्स टू K2Q इंटू में Q डिवाइडेड बाय 10 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, और F2 निकाल लेते हैं। F2 कितना है, Q डिवाइडेड बाय एक्स का स्क्वायर। इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं। अगर आप इक्वेट करेंगे तो ये आ जाएगा कुछ इस तरीके से, और फिर आप इसको जो है तो ये रह जाएगा 10 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू √x। तो √2 माइनस 1 x इज़ नथिंग बट इक्वल टू 10, x इक्वल टू √2 माइनस 1 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व कर सकते थे।
अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है? कह रहा है टू चार्ज पार्टिकल आर प्लेस्ड एट द डिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर अपार्ट, व्हाट इज द मिनिमम पॉसिबल मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। देखिए, मिनिमम पॉसिबल मैग्नीट्यूड का मतलब है कि सबसे कम इलेक्ट्रिक फोर्स कितना लग सकता है, तो सबसे कम चार्ज का वैल्यू क्या हो सकता है, पहले हमें ये सोचना पड़ेगा। तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन या चार्ज ऑन प्रोटॉन इज द लोएस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ द चार्ज। तो इसीलिए 1 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हुए सबसे छोटा इलेक्ट्रिक फोर्स कितना हो सकता है, तो वो दो चार्जेस के बीच में, दो इलेक्ट्रॉन के बीच में या दो प्रोटॉन के बीच में हो सकता है। तो इसलिए हमें आंसर निकालना है, तो ke²/r² से हम आंसर निकाल सकते हैं। वैल्यू पुट कर देंगे 9 × 10⁻⁹, 1.6 × 10⁻⁻19 उसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 × 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर। इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे, न्यूटन में आपका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, तो वो समझते हैं। कह रहा है एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 100 ग्राम। 100 ग्राम में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे 100 ग्राम ऑफ वाटर में। तो भाई वाटर के अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 2 हाइड्रोजन के और 8 ऑक्सीजन के, टोटल 10 होंगे, है ना, एक वाटर मॉलिक्यूल के अंदर। अगर मैं बात करूं कि 18 ग्राम वाटर मॉलिक्यूल के अंदर एक मोल वाटर मॉलिक्यूल के अंदर, 1 मोल, ठीक है, थोड़ा सा एक्चुअली क्या है कि केमिस्ट्री आ जाती है ना जहाँ, वहाँ थोड़ा सा जो है लफड़ा हो जाता है। तो 1 मोल जो कि 18 ग्राम ऑफ H2O है, उसके अंदर कितने मॉलिक्यूल होंगे, तो कितने मॉलिक्यूल होंगे, 6.023 × 10⁻23, है ना, इतने होंगे, एवोगैड्रो नंबर जो होता है। और अगर मुझे जो है, भाई जाहिर सी बात है इतने मॉलिक्यूल हैं और एक मॉलिक्यूल के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन है, तो टोटल कितने हो गए भाई, 10⁻24 हो गए एक मोल के अंदर, मतलब 18 ग्राम के अंदर। तो 100 ग्राम के अंदर कितने होंगे, तो 1 ग्राम के लिए निकाल लेंगे, ये 1 ग्राम के लिए हो गया, तो 100 ग्राम के लिए मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि भाई कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। हाउ मच इज द टोटल नेगेटिव चार्ज ऑन दीज इलेक्ट्रॉन, तो इनके ऊपर टोटल नेगेटिव चार्ज कितना होगा, तो वो आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो भाई इतने तो इलेक्ट्रॉन हैं, है ना, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, अगर आपको टोटल चार्ज जानना है तो आपने क्या करना है, एन कितना है हमारा, 6.023 × 10⁻24 × 100 डिवाइडेड बाय 18, और चार्ज कितना है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो ये जो वैल्यू आएगी आपकी कूलम में आ जाएगी और इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है सपोज ऑल द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ 100 ग्राम ऑफ वाटर आर लम्प्ड टुगेदर टू फॉर्म अ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल and all the nuclei are lumped together to form a positive charge particle. If these two particles are placed 10 centimeter from each other, find the force of attraction between them. अच्छा, तो कह रहा है मान लीजिए कि सारे वाटर मॉलिक्यूल का जो नेगेटिव है एक तरफ कंसनट्रेटेड हो गया और पॉजिटिव एक तरफ कंसनट्रेटेड हो गया, तो कितना चार्ज हमारा क्रिएट हुआ था इलेक्ट्रॉन पे, तो हमने अभी निकाला यहाँ पे Q, तो उतना ही पॉजिटिव क्रिएट हुआ होगा Q, है कि नहीं भाई, जाहिर सी बात है जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे उतने प्रोटॉन होंगे वाटर के अंदर। तो इनके बीच की जो सेपरेशन है वो कह रहा है अगर 10 सेंटीमीटर है, तो बताओ आंसर क्या है फोर्स का, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का आंसर क्या है। तो सिंपल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो लगेगा वो कितना होगा, F = K Q1 Q2/r², है कि नहीं। तो 9 × 10⁻⁹ और चार्ज अभी आपने निकाला है और दोनों पे सेम है, तो Q² डिवाइडेड बाय 10 × 10⁻⁻2 स्क्वायर। यहाँ से आप न्यूटन में आंसर निकाल पाएंगे आसानी से। क्लियर, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं क्या कह रहा है। 11 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कंसीडर अ
न्यूक्लियस टू फॉर्म अ स्फीयर ऑफ अ रेडियस, जिसका डिस्टेंस हमें गिवन है 6.9 फर्मी, in which proton and neutron are distributed. Find the force of repulsion between two protons situated at the largest separation. तो largest possible separation यही हो सकती है ना. Why do these proton not fly apart under this repulsion? तो ये बाहर क्यों नहीं आ जाते, ठीक है, इस रिपल्शन से? क्योंकि न्यूक्लियर फोर्स जो होता है, वीक न्यूक्लियर फोर्स, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता है एज़ कम्पेयर टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है. तो उसका रीज़न लास्ट वाली का तो यही है कि वीक न्यूक्लियर फोर्स जो होता है, ठीक, वीक नहीं, स्ट्रॉन्ग, सॉरी, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर, दो तरह के न्यूक्लियर फोर्स होते हैं, एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होता है, एक वीक न्यूक्लियर फोर्स होता है. तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो है, वीक तो जब काम आता है जब डिके होता है उस समय, वो ग्रेटर होता है, ठीक है, एज कंपेयर टू इलेक्ट्रिक फोर्स. तो इसलिए जो है वो बाहर नहीं आ सकते. और अगर आप बात करें कि कितने वैल्यू का होगा, तो आपने क्या करना है भाई, कितने प्रोटोन हैं वो आपने चेक करने हैं पहले कि कितने नंबर ऑफ प्रोटोन हैं. क्योंकि भाई जाहिर सी बात है कि वो कह रहा है कंसीडर डिस्टेंस बता रखा है इन ईच प्रोटोन एंड न्यूट्रॉन आर डिस्ट्रीब्यूटेड. द फाइंड द फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन टू प्रोटोन्स. तो केवल दो प्रोटोन्स के बीच में कह रहा है. तो दो प्रोटोन्स के लिए आप ई स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे और डिस्टेंस का स्क्वायर. तो ये हो गया 9 × 10⁻9 इंटू में 1.6 × 10⁻−19 कूलम, उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर जो डिस्टेंस है, कितने फर्मी है, 6.9 × 10⁻−15. कन्वर्जन बताया था आपको पहले. तो यहाँ से आपका आंसर न्यूटन में आ जाएगा आसानी से. क्लियर. चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ. तो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है वो समझते हैं. तो अभी तक हमने बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए हैं. क्वेश्चन नंबर 12 पे अब हम आ गए हैं. क्वेश्चन ये कह रहा है कि टू इंसुलेटिंग स्मॉल स्फीयर आर रब्ड अगेंस्ट ईच अदर प्लेस्ड एट 1 सेंटीमीटर अपार्ट. ठीक है, तो पहले उन्हें रब किया गया, फिर 1 सेंटीमीटर दूर रखा गया. इफ़ दे अट्रैक्ट ईच अदर विद द फोर्स ऑफ 0.1 न्यूटन, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन विल ट्रांसफर फ्रॉम वन स्फीयर टू अनदर. देखो क्या कह रहा है कि पहले दो स्फीयर थे, उनको आपस में रब किया गया. रब करने के बाद उन्हें कितनी दूरी पर रख दिया, 1 सेंटीमीटर की दूरी पर रख दिया. ठीक, अब उनके बीच में जो फोर्स लग रहा है वो है 0.1 न्यूटन का. जाहिर सी बात है कि जब आप रब करते हो तो एक में से निकल के दूसरे में जाते हैं. तो मान लीजिए अगर इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल के इसमें चले गए, इसमें -q चार्ज आ गया, तो इस पर +q चार्ज आएगा. मतलब चार्ज का मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा बट साइन अपोजिट रहेगा. यही होता है ना फ्रिक्शन मेथड में. तो मैं कह सकता हूँ kq²/r² इस पर फोर्स लग रहा है. अब अगर मुझे q निकालना है तो बहुत ईजी सा है ये, तो r²/k. अब मुझे f पहले से ही बता रखा है इन्होंने कि 0.1 न्यूटन है. r मुझे सेपरेशन दे रखी है 1 सेंटीमीटर, उसका मीटर में कन्वर्जन करके स्क्वायर कर देंगे, डिवाइडेड बाय 9 × 10⁹. तो यहाँ से आपका चार्ज आ जाएगा कूलम में और आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहा है, सोडियम क्लोराइड मॉलिक्यूल्स इज बाउंडेड ड्यू टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन सोडियम एंड chlorine ions when one electron of sodium is transferred to the chlorine, taking the separation of ions 2.75 into 10⁻⁸ centimeter. Find the force of attraction between them as state the assumption they if any. चलिए, तो अगर एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हुआ है तो कितना फोर्स लगेगा. जाहिर सी बात है एक ही इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्रिएट होगा. भाई चार्ज तो एक ही इलेक्ट्रॉन का क्रिएट होगा ना. तो ke² r². तो k का वैल्यू 9 × 10⁹ है, चार्ज का वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम है, उसका आप स्क्वायर कर दीजिए, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस जो कि 2 × 10⁻⁻8 है, इसको -10 कर लीजिए, मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा और इसका स्क्वायर कर दीजिए. यहाँ से आपका वैल्यू आ जाएगा न्यूटन में और बिल्कुल करेक्ट आएगा. ठीक है, तो चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ. 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू प्रोटोन्स. तो दो प्रोटोन के बीच में जो है आप ग्रेविटेशनल और इलेक्ट्रिक फोर्स का रेशियो निकाल सकते हैं. ये हो गया सेम डिस्टेंस पे रखे हुए. तो जैसे मान लीजिए इस पे m मास है, e चार्ज है, m मास है, मास ऑफ प्रोटोन, और e चार्ज है. तो सेपरेशन सेम है, तो इसलिए आप
इस फॉर्मूले को लगा सकते हैं और इनको डिवाइड कर देंगे आप, तो ये चीज़ कैंसिल आउट हो जाएगी। और जब आप इनकी वैल्यू पुट करेंगे और कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, इसकी आप वैल्यू पुट कर देंगे और यहाँ से इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं और यहाँ से इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं मास की, तो ये अराउंड 10 की पावर 38 के करीब आ जाएगा और साथ में आगे कुछ मैग्नीट्यूड आएगा, तो आप आराम से इसका रेशो फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, इसको समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर है कि सपोज द attractive nuclear force between two proton is represented by F equal to C e to the power kr upon में r square। तो write the dimension formula and SI unit of C and K। C और K का SI यूनिट बताना है और डायमेंशनल फॉर्मूला बताना है, ठीक है। तो एंड आगे क्या है, दैट द रिपल्सिव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द प्रोटॉन इज जस्ट बैलेंस्ड बाय द अट्रैक्टिव फोर्स व्हेन सेपरेशन इज 5 फर्मी, फाइंड द वैल्यू ऑफ C। ठीक है, तो निकाल सकते हैं। सबसे पहले तो डायमेंशन अगर आपको निकालनी है, पहले ए पार्ट की बात कर लेते हैं। तो जब भी आपको दिखे कि एक्सपोनेंट की कुछ पावर है, तो पावर हमेशा डायमेंशनलेस होती है, तो आप ये कह सकते हैं k/r इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो इट इज़ 1/r, तो डायमेंशन इज़ 1/l, l माइनस 1, तो k का डायमेंशन आ गया। अब अगर आपको c का डायमेंशन फाइंड आउट करना है, c का डायमेंशन, तो c का कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि ये तो पूरा डायमेंशनलेस है, e की पावर, तो इसका मतलब मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ कि c/f, f इक्वल टू c/r स्क्वायर, तो c इक्वल टू f/r स्क्वायर, यहाँ से आप mlt माइनस 2 और इसका l2 ले सकते हैं, तो ये बन जाएगा ml3t माइनस 2। तो ये हो गया C का डायमेंशन। अब चलते हैं B पार्ट की तरफ इसके। तो B पार्ट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको फोर्स की इक्वेशन गिवन है। फोर्स कितना है, तो वो है हमारा C e टू द पावर माइनस KR अपॉन में R स्क्वायर, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन प्रोटॉन कितना होगा, तो वो होगा KE स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। इनको अगर आप इक्वेट कर दें तो C e टू द पावर माइनस KR इज इक्वल्स टू KE स्क्वायर, C का वैल्यू हो जाएगा KE स्क्वायर अपॉन में e टू द पावर माइनस KR। अब K डिफाइन है 1 फर्मी और 1 पर फर्मी, और R डिफाइन है 5 फर्मी। तो अगर मैं C का वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करना चाहूँ तो 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय E की वैल्यू हो जाएगी 5 माइनस का 5। अब R का वैल्यू डालेंगे और 1 डालेंगे तो फर्मी से फर्मी कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये रह जाएगा E की पावर 5 इंटू 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 का स्क्वायर। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर पाएंगे और जो आंसर आपका है वो एग्जैक्टली करेक्ट आ जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है वो समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या हो रहा है, क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है कि 3 चार्जेस हैं 2 माइक्रोकूलम का और हेल्ड इन द कॉर्नर ऑफ द ट्राइंगल, जिसकी साइड हमें गिवन है 5 सेंटीमीटर। फाइंड द फोर्स एक्सपीरियंस बाय वन ऑफ द चार्ज ड्यू टू स्ट्रेस टू चार्ज। तो इसके लिए हमें एक ट्राइंगल बनाना पड़ेगा सबसे पहले। तो हम एक ट्राइंगल फॉर्म कर लेते हैं यहाँ पे। तो ये हमारा एक ट्राइंगल बन गया, इक्विलेटरल ट्राइंगल। यहाँ पे हम चार्जेस प्लेस कर देते हैं। चार्जेस का मैग्नीट्यूड हमें गिवन है और कह रहा है कि सपोज दैट कि मैं इस वाले चार्ज को सिलेक्ट कर लूँ। सपोज मैंने इस चार्ज को सिलेक्ट किया है
कि इसके ऊपर मैं निकालना चाहता हूँ। तो कितना नेट फोर्स लगेगा एंड कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, तो ये इसको इधर रिपेल करेगा, ये इसको इधर रिपेल करेगा, ठीक है, और इनके बीच में जो एंगल होगा वो 60 डिग्री होगा। और क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है और सारे चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम है, तो ये भी F होगा, ये भी F होगा। तो नेट फोर्स जो बनेगा दैट इज़ अंडर रूट ऑफ F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर प्लस 2F इंटू F cos 60। cos 60 से 2 कैंसिल कर देंगे तो ये बन जाएगा √3 और F का वैल्यू है हमारा 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू चार्जेस का वैल्यू दैट इज़ 2 इंटू 10 की पावर -6 का होल स्क्वायर एंड सेपरेशन ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 5 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर 5 इंटू 10 की पावर -2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आपका एग्जैक्टली करेक्ट आंसर आ जाएगा न्यूटन में, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 16 को डील कर सकते थे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है वो समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में है 4 इक्वल चार्जेस हैं फिक्स्ड एट द कॉर्नर। सेम चीज़, बस इस बार स्क्वायर हो गया है, ठीक है। तो इस बार स्क्वायर बना देते हैं और चार्जेस बिठा देते हैं अपने यहाँ पर। ए डिस्टेंस ए क्यू चार्ज और सपोज करते हैं कि हम जो है इस वाले पर कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो इस डायरेक्शन में जो है फोर्स लगेगा इसके चलते, इस वाले के चलते इधर लगेगा। तो ये दोनों तो सेम मैग्नीट्यूड के होंगे, ठीक है। इसका रिजल्टेंट बनेगा इस डायरेक्शन में और वो होगा 90 डिग्री में, तो √2F बोल सकते हैं यहाँ से। उसके बाद अगर मैं तीसरा देखूँ एक और, ठीक है, तो एक ये डायगोनल के अलॉन्ग लगेगा ऐसे फोर्स, ठीक है। डायगोनल के अलॉन्ग ये जो ग्रीन कलर का फोर्स है इसका मैग्नीट्यूड अलग होगा F डैश अगर मैं देखूँ तो उसका वैल्यू होगा KQ स्क्वायर बाय √2A का होल स्क्वायर, मतलब KQ स्क्वायर बाय 2A स्क्वायर। और यहीं पे अगर मैं F का वैल्यू देखूं तो F का वैल्यू था हमारा KQ स्क्वायर बाय A स्क्वायर। तो मैं ये कह सकता हूँ कि F डैश इज़ नथिंग बट F बाय 2। तो नेट फोर्स अगर मुझे निकालना है तो ये दोनों वेक्टर एक ही डायरेक्शन में है, √2F प्लस F डैश, और F डैश का वैल्यू तो अभी हमने निकाला है F बाय 2। तो यहाँ से हम कह सकते हैं F कॉमन लेके ये इसका वैल्यू होगा। और अगर आप F का वैल्यू भी फाइंड आउट करना चाहते हैं तो F का वैल्यू हो जाएगा 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू में 2 इंटू 10 की पावर -6 उसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय डिस्टेंस विच इज़ 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से आप एग्जैक्ट वैल्यू भी निकाल सकते हैं। क्लियर? तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर कि क्वेश्चन नंबर 18 कैसे सॉल्व होगा। तो क्वेश्चन नंबर 18 के लिए अगर आप देखें तो कह रहा है कि हाइड्रोजन एटम कंटेन करता है 1 प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन। एज्यूम करिए कि उसका जो रेडियस है वो 0.53 एंगस्ट्रॉम है। विद द प्रोटॉन एट द सेंटर द हाइड्रोजन एटम इज सेड टू बी अ ग्राउंड स्टेट। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। तो ग्राउंड स्टेट में मतलब पहली शेल पे ही है, तो इसका मतलब आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं, ये तो कोई मुश्किल काम नहीं है, अभी हमने निकाला है। इस फॉर्मूले का आप इस्तेमाल करके निकाल सकते हैं। आपका R का वैल्यू है 0.53 एंगस्ट्रॉम का मतलब 10 की पावर -10 मीटर। चार्ज का वैल्यू आप 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम लेंगे। K का वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9 लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? फाइंड द स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो जैसे ही आपने ये फोर्स निकाला तो वो कह रहा है कि देखिए ये प्रोटॉन था, ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है इधर, ठीक है। तो अब ये जो फोर्स है, ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है जिसकी वजह से ये घूम रहा है, यही उसे सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। यही तो बोर्स का मॉडल था, ठीक है। तो इसको हाफ mv² के बराबर रख देते क्योंकि वो सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर है। तो जो आपने ऊपर फोर्स निकाला है इसी फोर्स को आप जो है mv²r के बराबर रख देंगे। और यहाँ से आपको F का वैल्यू भी पता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी पता है, ठीक है। यहाँ पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन डलेगा और रेडियस आपको अभी पता ही है, ऑलरेडी डाटा ऊपर गिवन था। तो आप यहाँ से वेलोसिटी
निकाल पाएंगे, बड़े आसानी से वेलोसिटी इसमें से निकल जाएगी। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट जो है हम क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 का क्या सॉल्यूशन है वो समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है कि जो चार्ज पार्टिकल्स हैं दे आर फिक्स्ड एट द डिस्टेंस ऑफ, ये ओरिजिन मान लेते हैं कि ये ओरिजिन है, और यहाँ से हम शुरू करें अगर काउंटिंग तो ये 10, ये 20, 30 एंड सो ऑन 100 तक रखा हुआ है। ठीक है, और फर्स्ट पार्टिकल जो है वो हमारा यहाँ पर रखा है। इसको मैं दूसरे कलर से कर देता हूँ ताकि, एक सेकेंड, ये फर्स्ट पार्टिकल, सेकंड पार्टिकल, थर्ड पार्टिकल। फर्स्ट पार्टिकल है 10 की पावर -8 कूलम, सेकंड है 8 × 10 की पावर -8 कूलम, थर्ड पार्टिकल है 27 × 10 की पावर -8 कूलम एंड सो ऑन, एंड लास्ट पार्टिकल है 1000 × 10 × 10 की पावर -8 कूलम। और हमारा जो पार्टिकल है चार्ज पार्टिकल वो सेंटर पर रखा है, ओरिजिन पे, वो ओरिजिन पे रखा हुआ है C 1 कूलम। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। तो बहुत सिंपल है ये क्वेश्चन, तो कोई ऐसा डिफ़िकल्ट टास्क इसके अंदर है नहीं। आपको सिंपली तो आपको इसके अंदर जो है फोर्स निकालना है, तो इंडिविजुअली एक एक करके निकालेंगे। पहले इसके चलते निकालेंगे, फिर इसके चलते निकालेंगे, फिर इसके चलते निकालेंगे कि 1 पे कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो अगर हम पहला वाला कैलकुलेट करें, F1 कैलकुलेट करें, तो वो हो जाएगा K को आप कॉमन ले लीजिए सब में से। ठीक है, क्योंकि K आपका सब में सेम रहेगा तो आप डायरेक्ट चार्ज को मल्टीप्लाई कर पाएंगे, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस विच इज़ 10 × 10 की पावर -2 को भी अगर आप चाहें तो 10 की पावर -4 को भी कॉमन ले लीजिए, क्योंकि 10 की पावर -4 यहाँ पर हर किसी में आएगा, क्योंकि 10 की पावर -2 का होल स्क्वायर होगा और बचेगा 10 स्क्वायर, प्लस उसके बाद अगर आप डालें यहाँ पर वैल्यू तो सेकंड है 8 × 10 की पावर -8 × 1 डिवाइडेड बाय 20 का स्क्वायर। ऐसे ही यहाँ पर आप 27 × 10 की पावर -8 × 1 × 30 का स्क्वायर एंड सो ऑन इंटू 10,000 × 10 की पावर -8 × 1 डिवाइडेड बाय 100 का स्क्वायर। इस तरीके से आप ले सकते हैं। आगे फर्दर सॉल्व करने से पहले हम इसमें 10 की पावर -8 भी बाहर ले लेते हैं, तो जो बचेगा दैट इज़ 10 की पावर -4 बचेगा। और यहाँ से अगर हम देखें तो 1/10 का स्क्वायर प्लस 8/20 का स्क्वायर प्लस 27/30 का स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन 10,000 अपॉन में 100 का स्क्वायर बचेगा। यहाँ तक आपका आ जाएगा। इसको और सॉर्ट आउट कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 9 × 10 की पावर 9 है तो उसको हम +5 लिख सकते हैं। ठीक है, और क्या कॉमन ले सकते हैं, तो अगर हम देखें तो अगर हम इसको अलग अलग करें, इसको स्प्लिट करें, ठीक है, कि 2 × 10 का होल स्क्वायर, तो यहाँ से हम 10 का स्क्वायर भी कॉमन ले सकते हैं। तो 1 + 8/2 का स्क्वायर आ जाएगा, ये 3 का स्क्वायर आ जाएगा एंड सो ऑन, यहाँ से 10 का स्क्वायर आ जाएगा। थोड़ा और आगे चलते हैं और देखते हैं, कैंसिल आउट कर दीजिए, 9 × 10 की पावर 3 रह गया यहाँ पे। अब आप इसको अगर सॉल्व करते हैं तो ये बन जाएगा 8/4/9 एंड सो ऑन, एंड तो ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 10। तो यहाँ मुझे एक सीरीज़ मिल जाएगी 1 + 2 + 3 एंड सो ऑन +10 तक जा रही है। इस सीरीज़ का अगर मैं सम करूँ तो इसका सम हो जाएगा 10 × 11 डिवाइडेड बाय 2, n+1 डिवाइड बाय 2 वाले फॉर्मूला लगाएंगे समीशन का और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 99/2 × 10 की पावर 4, इसको आप आगे सॉर्ट आउट करके न्यूटन में आंसर कर सकते हैं। तो
तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा कैसे सॉल्व करना था। थोड़ा सा मुश्किल था, ठीक है। अगर आप बीच में डर जाते तो कि भाई जी यहाँ पे जो है AP लगने वाली है, तो फिर आप AP तक नहीं पहुँच पाते, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए कि डरना नहीं होता किसी क्वेश्चन से, सबका सॉल्यूशन निकल सकता है, आसान है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। तो क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कह रहा है वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है 2 चार्ज पार्टिकल हैविंग द चार्ज 2 × 10⁻⁸ each are joined by the insulating string of length 1 meter and the system is kept horizontal stable. Find the tension in the string. कह रहा है 2 चार्ज पार्टिकल की, तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ये स्ट्रिंग है, इसकी 1 मीटर लेंथ है, इसके ऊपर भी 2 × 10⁻⁸, 2 × 10⁻⁸, एक हॉरिजॉन्टल टेबल पे रखे। टेंशन बताना है कितनी डेवलप होगी। तो टेंशन कितनी डेवलप होगी, जितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना होगा, तो KQ²/R²। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं, आप वैल्यू पुट कर दीजिए इनकी। आपका आंसर आ जाएगा टेंशन का। तो इस तरीके से आप 21 कर सकते थे। 22 पे चलते हैं। 2 आइडेंटिकल बॉल्स, उनका मास और चार्ज गिवन, सस्पेंडेड बाय द कॉमन पॉइंट बाय इंसुलेटिंग स्ट्रिंग ईच 50 सेंटीमीटर लॉन्ग। द बॉल आर हेल्ड एट द सेपरेशन 5 सेंटीमीटर अपार्ट व्हेन दे रिलीज। तो भाई समझिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि 2 बॉल्स थी, जैसे ही आप उन्हें रिलीज़ करेंगे तो वो इस तरीके से एक्सपेंड हो जाएंगी। पहले ये यहाँ होंगी, ठीक है, ये दोनों ऐसे रखी होंगी। जैसे आपने छोड़ा तो वो एक दूसरे को रिपल्शन की वजह से, क्योंकि उनके ऊपर चार्ज है ना, पॉजिटिव चार्ज है दोनों पे, तो अपने रिपल्शन के चलते वो कुछ इस तरीके से एक्सटेंड हो जाएंगी, ठीक है। तो ये 50 सेंटीमीटर और ये जो सेपरेशन है दैट इज़ 5 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है, और मास 100 ग्राम है, और चार्ज 2 × 10⁻⁻7 कूलम। फाइंड द इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन द चार्ज बॉल। तो कितना इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, बहुत ईजी है निकालना। इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा F, उसको फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है। तो F तो हम बड़े आसानी से निकाल सकते हैं, KQ²/R² से। तो यहाँ आप वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा A पार्ट का। तो यहाँ से आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स न्यूटन में आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया A पार्ट। B पार्ट कह रहा है कंपोनेंट ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स अलोंग, कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट फोर्स ऑन इट अलोंग एंड परपेंडिकुलर टू द स्ट्रिंग। तो परपेंडिकुलर टू द स्ट्रिंग अगर हम देखें तो यहाँ पर जो लग रहा है वो, और एक फोर्स जो यहाँ पे लग रहा है वो। तो एक तो वेट फोर्स लगेगा mg, ठीक है। तो यहाँ पर जो है अगर मैं देखूँ कि टेंशन के अलोंग कौन सा फोर्स है, तो ये mg का cos थीटा है, ठीक। तो mg का cos थीटा एक ये हो गया, और दूसरा जो है एक तो परपेंडिकुलर है और एक अलोंग द डायरेक्शन है। तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में तो ये है mg का sin थीटा, ठीक है। अगर ये थीटा आप लेट कर रहे हैं, इसको थीटा, तो अगर इसको थीटा लेट कर रहे हैं तो mg का cos थीटा और mg का sin थीटा, इस तरीके से आप रिजॉल्व कर पाएंगे। तो एक्चुअल में वो टेंशन बताना चाह रहा है कि भाई टेंशन कितनी होगी। तो टेंशन अगर आप निकालें तो mg cos थीटा होगी। तो ये वाला जो है अलोंग द डायरेक्शन वाला हो गया, B पार्ट का अलोंग वाला। m और g का वैल्यू आपको पता है। cos थीटा का वैल्यू आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो बहुत सिंपल है। यहाँ से ये डिस्टेंस 2.5 सेंटीमीटर है, तो cos थीटा आप आराम से निकाल पाएंगे, ठीक है। cos थीटा कितना होगा, तो यहाँ से आप पाइथागोरस लगाइए। ये कुछ ऐसा ट्रायंगल आपको गिवन है, 2.5 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर। तो यहाँ आप पाइथागोरस लगाएंगे, 2.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो cos थीटा आ जाएगा आपका, और ऐसे ही आपका sin थीटा भी आ जाएगा। sin थीटा आपको कब ज़रूरत पड़ेगी, तो परपेंडिकुलर निकालने के लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी जब आप परपेंडिकुलर निकालेंगे, विच इज़ mg sin थीटा निकालेंगे जब आप, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें सी पार्ट को समझते हैं। सी पार्ट कह रहा है टेंशन इन द स्ट्रिंग कितना होगा। तो टेंशन वही होगा जो यहाँ पर हमने लिखा था, तो ये सी पार्ट का आंसर भी यही हो गया।
डी पार्ट एक्सलेशन ऑफ द बॉल, तो एक्सलेशन कितना होगा, तो ऑब्वियस है आपने जो फोर्स निकाला है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है, तो उससे आप मास से डिवाइड कर देंगे, ठीक, तो आपको पता चल जाएगा कि भाई कितना जो है इक्विलिब्रियम कंडीशन पे तो फोर्स 0 हो जाएगा, ठीक है। स्टार्टिंग में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा उसको आप अगर मास से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, जो ये वाला फोर्स आपने निकाला है इसी को अगर आप मास से डिवाइड कर देते हैं तो आपका एक्सलेशन आ जाएगा। तो इस तरीके से आप 22 को कंप्लीट कर सकते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन कैसे कंप्लीट करेंगे वो देखते हैं। 2 आइडेंटिकल पिथ बॉल आर चार्ज बाय रबिंग अगेंस्ट ईच अदर, दे आर सस्पेंडेड। तो ऑब्वियस है कि अगर हम दोनों को एक दूसरे से रब करेंगे तो इसमें से कुछ चार्ज इसमें चला जाएगा, मतलब इसमें -q और इस पर +q आ जाता है फ्रिक्शन मेथड से। दे आर सस्पेंडेड फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर, देयर सेपरेशन इज़ 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये जो है कुछ इस तरीके से आपने मान लीजिए एक क्या कह रहा है, दे आर सस्पेंडेड थ्रू अ हॉरिजॉन्टल रॉड। तो यहाँ पर ऐसे ये स्टार्टिंग में मान लीजिए होगा, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव है, तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और ये अपनी लोकेशन से यहाँ पर कहीं पे आ जाएंगे, ठीक। अभी जो है इक्विलिब्रियम कंडीशन पे इनकी सेपरेशन 3 सेंटीमीटर है, पहले इनकी सेपरेशन 5 सेंटीमीटर थी, मतलब ये यहाँ से अगर आप थीटा एंगल लेते हैं तो ये बन जाएगा 1 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग आपको गिवन ही है, कितनी है 20 सेंटीमीटर। यहाँ से भी ये ये यहाँ से 20 सेंटीमीटर और यहाँ से ये 1 सेंटीमीटर। ये भी सिमेट्रिक स्ट्रक्चर है तो थीटा ही होगा। ये क्यों लिया है मैंने, ताकि आप कॉस थीटा साइन थीटा का वैल्यू आसानी से फाइंड आउट कर सकें। बात करते हैं कि पूछ क्या रहा है, फाइंड द मास ऑफ ईच बॉल एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग, द चार्ज ऑन ईच बॉल हैव अ मैग्नीट्यूड। आपको चार्ज पता है हर एक बॉल पे कितना है, ठीक है, और चार्ज का वैल्यू आपको दे रखा है 2 × 10⁻⁸ कूलम। फाइंड द मास निकाला जा सकता है कैसे, देखो अगर मैं सिर्फ एक को देखूं, केवल एक का एफबीडी बनाने की कोशिश करते हैं, ये थीटा है, तो यहाँ पर इसके ऊपर फोर्स लग रहा होगा QE इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, एक फोर्स लग रहा होगा mg और एक फोर्स लग रहा होगा टेंशन फोर्स, ठीक है। इसको QE लिख सकते हो या फिर आप चाहो तो इसको डायरेक्ट F भी लिख सकते हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी लिख सकते हो। तो अगर मैं यहाँ से इसको रिजॉल्व करूँ टेंशन को, तो ये बन जाएगा T का कॉस थीटा और ये बन जाएगा T का साइन थीटा। तो T sin theta is nothing but electrostatic force and T cos theta is weight force। इन दोनों का अगर आप रेशियो ले लें, ठीक है, तो ये जो tan थीटा है, ये टेंशन है वो कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा tan थीटा इज इक्वल्स टू F/mg, ठीक है। तो इतना वैल्यू आ जाएगा। अभी आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहाँ से मिलेगा, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए आपको K का वैल्यू पता है, आपको चार्जेस भी पता है दोनों के ऊपर और सेपरेशन भी पता है। 3 सेंटीमीटर सेपरेशन लेंगे, K का वैल्यू 9 × 10⁻⁹ लेंगे, चार्जेस का वैल्यू गिवन था 2 × 10⁻⁻8 और R लेंगे 3 सेंटीमीटर, क्योंकि इक्विलिब्रियम कंडीशन कहाँ पर है 3 सेंटीमीटर पे है, तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो यहाँ से आप F बता सकते हैं, M का वैल्यू आपका आ जाएगा G tan थीटा। तो tan थीटा कहाँ से आएगा, अब tan थीटा के लिए आप यहाँ से जा सकते हैं, ठीक है। जब आप sin थीटा cos थीटा सब निकाल सकते हैं तो tan थीटा भी निकाल सकते हैं, ठीक है। ये आपका 1 सेंटीमीटर है, ये आपका पाइथागोरस लगाएंगे इस पर, ठीक है। तो ये वाला डिस्टेंस भी आ जाएगा 20 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो ये भी सेंटीमीटर में आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया। तो इस तरीके से आप मास निकाल सकते हैं। अगर आपको टेंशन निकालनी है तो ऑब्वियस है टेंशन आपका सिंपल F/sin थीटा से आप निकाल सकते हैं, यहाँ से आपका टेंशन आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 24 पे चलते हैं। 24 कैसे होगा, 2 स्मॉल स्फीयर ईच हैविंग द मास, 2 स्मॉल स्फीयर हैं, दोनों का मास गिवन है हमें 20 ग्राम, सस्पेंडेड बाय द पॉइंट ऑफ इंसुलेटिंग लेंथ ऑफ स्ट्रिंग 40 सेंटीमीटर,
द स्फीयर्स आर आइडेंटिकली चार्ज, दोनों पे सेम चार्ज है। द सेपरेशन बिटवीन द बॉल एट द इक्विलिब्रियम इज फाउंड टू बी 4 सेंटीमीटर। ठीक है, फाइंड द चार्ज ऑन ईच स्फीयर। तो सेम क्वेश्चन है कि चार्ज फाइंड आउट करना है, कितना होगा अगर जो है ये कुछ इस तरीके से, एक सेकेंड दीजिए, ये ऐसे, ये लहर मार गया भाई, लहर जाता है कभी कभी ना। हाँ, तो ये जो चार्ज, ये फोर्स लग रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये mg, ये फिर से वही टेंशन। तो हम यहाँ से कह सकते हैं tan थीटा इज़ नथिंग बट f अपॉन में mg। इस बार हमें m गिवन है, g गिवन है, tan थीटा हम निकाल ही सकते हैं क्योंकि अभी मैंने आपको तरीका बताया ये टोटल 4 सेंटीमीटर है, तो इसका मतलब ये वाला डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर हो गया, यहाँ से ये 40 सेंटीमीटर हो गया। तो यहाँ से आप tan थीटा निकाल सकते हैं। f में f निकल जाएगा यहाँ से, f की वैल्यू है kq²/r²। आपको r का वैल्यू यहाँ पर लेना है 4 सेंटीमीटर क्योंकि दूरी है 4 सेंटीमीटर की, तो 4 × 10⁻² मीटर। q का वैल्यू आप निकाल सकते हैं, k आपको लेना है 9 × 10⁻⁹। क्लियर। तो चलिए ये क्वेश्चन भी ख़त्म होता है यहाँ तक। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। आज के सेट में हम सिर्फ 25 नंबर क्वेश्चन तक ही करेंगे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और एक बात बता दूं आपको कि अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना है। अगर आप मेरे से कुछ सीख रहे हो, आपको नॉलेज मिल रही है, तो यार आप सपोर्ट करो ना चैनल को। आपके सपोर्ट से ही तो चलेगा चैनल। आप अगर मुझे सपोर्ट नहीं करोगे तो कौन करेगा भाई? आपके लिए चीज़ें डाली जा रही हैं, आप ही सपोर्ट करोगे फिर। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? कह रहा है 2 आइडेंटिकल बॉल हैं, दोनों पर चार्ज Q है, लेंथ L है, और जिस समय इक्विलिब्रियम कंडीशन है उस समय एंगल 2 थीटा है। तो 2 थीटा मतलब 1 थीटा हो गया ये। ठीक है, खुल जा सेम। और ये जो है अब हमारा, तो ये 2 थीटा हो गया, और क्या था, कहाँ पे थे हम? हाँ, यहाँ पे। ये लेंथ L है, ठीक है, और चार्ज ये Q है, मास M ले लेते हैं। यही हमें निकालना है कि M मास कितना है। दोनों आइडेंटिकल बॉल हैं। तो देखो कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। सबसे पहली चीज़ कि हमें इसमें R नहीं दे रखा, तो R कैसे निकालेंगे हम? तो ये अगर L है तो ये L का cos थीटा हो जाएगा और ये L का sin थीटा हो जाएगा, और आइडेंटिकल है तो ये भी L का sin थीटा हो जाएगा। अब हमें पता है पहले से ही, अभी हम इतने सारे क्वेश्चन कर चुके हैं कि tan थीटा बराबर है F अपॉन में mg के। F का वैल्यू है kq² अपॉन में R। तो R कितना है? R है 2L sin थीटा बाय 2L sin थीटा का होल स्क्वायर। अब अगर मैं इसको डाल दूं इसके अंदर, kq² अपॉन में 4L² sin स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय mg, तो ये m को हम उस तरफ ले चलते हैं और ये बन जाएगा q², है ना, और 4L² sin स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय tan थीटा इंटू जी भी कहीं पे रख देते हैं, यहाँ जी रख देते हैं। और k रह गया। अब k का वैल्यू भी सॉल्व कर लेंगे। उससे पहले ये tan थीटा sin थीटा को थोड़ा सा सॉल्व कर देते हैं। sin स्क्वायर थीटा, इसको लिख सकते हैं हम sin थीटा अपॉन में cos थीटा, या फिर cot थीटा में कर लो आप सीधा। इसको cot थीटा बना लो ऊपर भेज के। तो ये cot थीटा हो गया, और ये हो गया q² cot थीटा डिवाइडेड बाय 4πε0, 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 16πε0 L² g sin स्क्वायर थीटा बन जाएगा। तो ये आंसर आपका हो जाएगा। क्लियर? तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते थे। बहुत इजी सा क्वेश्चन था। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।